नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच भारत के गौरव नामक सीरीज का अगला वीडियो लेकर आए हैं। ये गौरव की सीरीज़ का ये वीडियो किसी लोक सेवक पर नहीं है। ये वीडियो आज गोवा की आज़ादी पर है, जिसके बारे में कहीं पे भी आप बहुत कम चर्चा सुनते होंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि गोवा को आज़ादी कैसे मिली। ये बात है उस समय की जब भारत की तस्वीर एकदम साफ़ हो चुकी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा 1408 ईस्वी में वो गोवा आता है और कुछ ही दिनों बाद गोवा जो है वो एक उपनिवेश बन जाता है। भारत को, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि आज़ादी 1947 में मिली रहती है, पर गोवा को जो आज़ादी 11 सालों बाद मिलती है, यानी 1961 में। अब ये बात उन दिनों की है जब भारत की आज़ादी की तस्वीर एकदम साफ़ हो गई रहती है, यानी 1946 में। और सभी अधिकतर नेता अपने कार्यभार से मुक्त हो चुके रहते हैं। कुछ का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय बीमार पड़ते हैं और वो अपने मित्र के एक बुलावे पर उनको एक बुलाते हैं, उनके मित्र, कि आप आइए गोवा और हम यहीं आपका इलाज करवाएंगे। उनके मित्र का नाम रहता है जूलियाओ मेनेजेस नाम का उनका ये मित्र रहता है। उसके बुलावे पर वो गोवा जाते हैं और आसोलना नाम की एक जगह रहती है, वहाँ वो रुकते हैं और वहीं पर वो पुर्तगालियों का क्रूर दमन अपनी आंखों से देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये पुर्तगाली तो अंग्रेज़ से भी ज़्यादा हमारे देशवासियों का दमन कर रहे हैं। तो बीमार ही रहते हैं वहाँ, और बीमारी की अवस्था में वो वहाँ जनता को इकट्ठा करते हैं और उनको संबोधन देना चालू कर देते हैं, जिससे पुर्तगाली प्रशासन नाराज़ हो जाता है और उन्हें पकड़कर मडगांव जेल में है, वहाँ पे एक मडगांव जेल में ही डाल देता है। अब चूँकि राम मनोहर लोहिया जो है वो बहुत बड़े स्तर के नेता रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के भी रहते हैं, तो उन्हें महात्मा गांधी का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त रहता है। उनके कई शिष्य भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। महात्मा गांधी खुद उनके समर्थन में आते हैं। हरिजन नाम की पत्रिका में एक लेख लिखते हैं उनके लिए। और चूँकि इन सब चीज़ों से भारत में मामला इतना गरमा जाता है कि धीरे धीरे पुर्तगाली प्रशासन भी दबाव में आ जाता है और उन्हें तुरंत मडगांव जेल से आज़ाद करता है, गोवा की सीमा पर लाकर छोड़ता है और 5 सालों के लिए गोवा आने पर उनके प्रतिबंध लगा देता है। अब गोवा वासियों में चूँकि आज़ादी की ललक अब तक जाग चुकी रहती है और चाहे न चाहे अब उन्हें आज़ादी चाहिए ही रहती है। धीरे धीरे वहाँ जन आंदोलन की बाढ़ सी आ जाती है। गोवा प्रशासन धीरे धीरे उन्हें जेलों में डालना चालू करता है। कुछ युवक मिलकर आज़ाद गोमांतक दल नाम से एक संगठन भी बना लेते हैं। ये एक क्रांतिकारी संगठन रहता है और वो जगह जगह प्रशासन पर हमला करना चालू करता है। उनकी भी धरपकड़ चालू होती है और उन्हें जो है जेलों में ठूस दिया जाता है। धीरे धीरे वहाँ की जेलों में जगह ही नहीं बचती। अब केवल गोवा वासियों को इंतज़ार था कि भारत सरकार अब उनकी सहयोग कैसे करेगी। अब कुछ आलोचक ये भी मानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा को पहले ही आज़ाद होना चाहिए, जैसा कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ आलोचक ये मानते हैं कि नेहरू जी की और पटेल जी का इंटरेस्ट उतना गोवा में था नहीं। वो उस समय तक ये मानते थे कि 1946 तक की अंग्रेज़ों को चले जाने दीजिए और गोवा जो है वो भारत के गाल पर एक फुंसी के तरीके से है, जिसे कभी भी मसल कर आज़ाद किया जा सकता है, जिसे कभी भी मसला जा सकता है। ये जो है मोहम्मद अनीस ने अपनी किताब समाज के शिल्पी में इसका जिक्र किया है। अब चूँकि बात केवल इतनी सी नहीं रहती है, गोवा जो रहता है वो पुर्तगालियों के अंडर में रहता है और पुर्तगाल जो है वो नाटो का एक मेंबर रहता है और उस समय तक नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला जो है पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जा सकता है। इसलिए नेहरू जो उस गोवा पर हमला करने से हिचक रहे थे। एक दिन की बात है, गोवा के कुछ सैनिकों ने, पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर जो मछली पकड़ने जाते हैं उन पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ का एक सैनिक भी मारा गया। और तुरंत वहाँ के रक्षा मंत्री जो रहते हैं भारत सरकार के वी कृष्ण मेनन, वो तुरंत नेहरू जी से बैठक करते हैं और गोवा की रिहाई की उनसे बात करते हैं। नेहरू जी को भी शायद ऐसी ही किसी घटना की ज़रूरत रहती है।
एक रात नेहरू जी बुलाते हैं रक्षा मंत्री को और उनको चाय पिलाते हैं और बोलते हैं कि अब गोवा वासियों ने बहुत पराधीनता सह ली, अब उन्हें अपने देश से मिलाने का समय आ गया है, आप तुरंत जाइए और उनको ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए, आप उन्हें जो है आज़ाद कीजिए। अब हमें हमारे देश की एक एक इंच ज़मीन चाहिए और इन विदेशियों से उनको मुक्त कराइए। अब यहीं से ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है, जिसमें कुल 30,000 सैनिक रहते हैं। इसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों शामिल रहती है और ये 17 दिसंबर की तारीख रहती है। मेजर केपी कैथेड रहते हैं, उन्हें 17 इन्फेंट्री डिवीज़न में 50 पैरा ब्रिगेड का कमांड दिया जाता है और उनका कमांड का प्रभार दिया जाता है। और हवाई हमला जो है वो मार्शल एयरली पिंटो के पास आता है और इनको 6 खोंकार हंटर एयर स्क्वाड्रन और 4 केनबरा स्क्वाड दिया जाता है। अब जल सेना क्या करती है, वो गोवा और दीव को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि पुर्तगाली बाहर से कोई मदद न मंगा सकें। अब चूँकि पुर्तगाली चारों तरफ से घिर चुके रहते हैं, मदद भी उनके पास कहीं से कोई नहीं आती, वो करें क्या, तो कुछ होता नहीं। तो वो कोई मौका ना देखकर वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कुछ मौका कहीं से आ ही जाए। तो ये वो वहाँ पर एक मौजूद वास्को पुल है जो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे स्थित रहता है, वो वास्को पुल को ही उड़ा देते हैं कि भारतीय सेना कुछ समय के लिए रुके। लेकिन भारतीय सेना इतने जोश में रहती है और चूँकि तीनों जलवायु और थल सेना तीनों का साथ रहता है, तो वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और 36 घंटे के भीतर ही गोवा को आज़ाद करा लेते हैं। 36 घंटे की कार्रवाई चलती है। अब पुर्तगाली कमांडर जो रहते हैं वो जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा, जो कि बहुत बड़ा नाम है ये, एक बार फिर से सुन लीजिए, जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा। अब इनका केवल नाम ही बड़ा रह जाता है, इनका सम्मान और का दोनों पुर्तगाली प्रशासन में छोटा हो जाता है। ये शर्मिंदगी की भाव से भरते हैं और आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जो सैनिक वहाँ गए रहते हैं वो भारत माता की जय घोष के नारे लगाते हैं, वहाँ भारत का झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों, गोवा के विजय की कहानी यही थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और चूँकि गोवा के जो है वो आज़ादी को बहुत ही कम लोगों द्वारा प्रकाश में लाया गया है, इसीलिए आज मेरा वीडियो उन जवानों को भी समर्पित है जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए जान भी गंवाई और इतना खूबसूरत पार्ट हमें दिया। तो आइए उन लोगों को धन्यवाद करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये कहानी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।